हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में हम 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। और पसंद आई तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करा करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। और पूरी वीडियो अवश्य देखें, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनाती हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस सिद्धांत ने फ्रांस और अमेरिका की क्रांति को जन्म दिया वह अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, समाज कल्याण सिद्धांत या अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, समाज कल्याण सिद्धांत। तो देखिए अमेरिका की जो 1776 की स्वतंत्रता की घोषणा में कहा गया है कि सब मनुष्य, ठीक है, 1776 सब मनुष्य समान बनाए गए हैं तथा अपने सृष्टा के द्वारा उन्हें कुछ अपृथककरणीय अधिकार प्रदान किए गए हैं, और इन अधिकारों में जीवन, ठीक है, सुरक्षा तथा सुख, ठीक है, जीवन सुरक्षा तथा सुख की ने भी स्वतंत्रता, सुख की भी प्राप्ति है। और फ्रांस की जो राज्य क्रांति ने भी स्वतंत्रता समानता और भांति जैसी भावनाओं को अमर बनाया था। तो राइट ऑप्शन है समाज कल्याण सिद्धांत। तो इसको जन्म दिया था, ठीक है, फ्रांस और अमेरिका की क्रांति ने। नेक्स्ट है, जनवादी लोकतंत्र दृष्टिकोण में जो लक्षण विद्यमान है किंतु उदारवादी लोकतंत्र दृष्टिकोण में वह नहीं वह है संवैधानिक सरकार का सिद्धांत। बी ऑप्शन है प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत। सी ऑप्शन एक ही सुस्पष्ट विचारधारा का सिद्धांत। और डी ऑप्शन उत्तरदायी शासन का सिद्धांत। सेकंड क्वेश्चन और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एक ही सुस्पष्ट विचारधारा का सिद्धांत। तो उदार लोकतंत्र में विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न विचारधाराएं हैं, विभिन्न हित हैं, और परस्पर समायोजन का क्या किया जाता है, अवसर दिया जाता है, ठीक है। और वहां एक से अधिक राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है, एक से अधिक जो है राजनीतिक दल होते हैं। जबकि जनवादी लोकतंत्र में साम्यवादी दल का एकाधिकार होता है, जनवादी जो लोकतंत्र होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है जो सुस्पष्ट विचारधारा पर आधारित होती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एक ही सुस्पष्ट विचारधारा का सिद्धांत। यानी जनवादी लोकतंत्र दृष्टिकोण में जो लक्षण विद्यमान है किंतु उदारवादी दृष्टिकोण में वह नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, राजनीतिक विकास की जिस विशेषता पर आलमंड और पावेल बल देते हैं वह क्या है? भूमिका, विभिन्नीकरण, समानता, क्षमता, स्वायत्तता। और राइट ऑप्शन हो जाएगा, जैसा कि राजनीतिक विकास की भूमिका विभिन्नीकरण की विशेषता पर आलमंड और पावेल बल देते हैं, हो जाएगा भूमिका विभिन्नीकरण। नेक्स्ट है, राजनीतिक विचारक जिसने राजनीतिक विकास की अवस्थाएं बताने के साथ साथ राजनीतिक पतन की भी चर्चा की है, वह है लुसियन पाई है, हंटिंगटन है, या डेविस स्टर्न है, या आलमंड है। और ठीक है, आमंड है। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हंटिंगटन। यानी सैमुअल पी हंटिंगटन इनका पूरा नाम है, ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल ऑर्डर, क्या पुस्तक का नाम है? पॉलिटिकल, ठीक है, ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, ठीक है, इन चेंजिंग सोसाइटीज, ठीक है, यह है पुस्तक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी के अंतर्गत यह तर्क दिया है। किसकी पुस्तक है ये? इनकी, हंटिंगटन की, ठीक है। और सैमुअल पी हंटिंगटन, तो इनकी पुस्तक है ये पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज के अंतर्गत यह तर्क दिया है कि राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण से सीधा संबंध नहीं है। यानी राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण में सीधा जो है दोनों में संबंध नहीं है। राजनीतिक क्या विकास, ठीक है, राजनीतिक विकास और क्या, राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण, तो इन दोनों में क्या है, सीधा जो है संबंध नहीं है, इसमें कोई सीधा रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो राजनीतिक विकास का मुख्य लक्षण राजनीतिक व्यवस्था है, और इसमें मुख्य बाधा राजनीतिक अवस्था में पैदा होती है, जिसे राजनीतिक हनन की संज्ञा
दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? राजनीतिक हनन की संज्ञा दी जाती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हंटिगटन। गांधीवादी सिद्धांत सर्वोदय का स्रोत है। अनटू द लास्ट, पर्वत प्रवचन, या भगवत गीता, या स्वर्ग तुम्हारे भीतर है। राइट इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अनटू दिस लास्ट। तो अनटू दिस लास्ट जॉन रस्किन की पुस्तक है। ये किसकी पुस्तक है? जॉन रस्किन। ठीक है, तो जॉन रस्किन की पुस्तक है अनटू दिस लास्ट। और पुस्तक ने जो है गांधी जी को क्या है, बहुत ही प्रभावित किया था। ठीक है, गांधी जी को। और जो है गांधी जी के ही शब्दों में गांधी जी ने ही कहा कि उस पुस्तक ने मेरे जीवन को ही बदल दिया। गांधी जी कहते हैं कि जो वो पुस्तक थी उसने मेरे ही जीवन को क्या किया, उसको बदल दिया है। और उन्होंने इस पुस्तक को गुजराती भाषा में सर्वोदय के नाम से अनुवाद किया। ठीक है, तो इन्होंने ये जो पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट, इसका इन्होंने गुजराती भाषा में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लें, गुजराती भाषा में इन्होंने इसका क्या किया है, अनुवाद किया है गांधी जी ने। इतना इसको इस पुस्तक ने, जॉन रस्किन की पुस्तक ने गांधी जी को प्रभावित किया था। और उन्होंने कहा कि मेरे इस पुस्तक ने मेरे जीवन को ही बदल दिया। और उनका कथन था कि वह पुस्तक रक्त और आंसुओं से लिखी गई है। क्या कहा था उन्होंने? कि यह पुस्तक जो है वो रक्त और आंसुओं से लिखी गई है। और उन्होंने इस पुस्तक को गुजराती भाषा में जैसा कि सर्वोदय नाम से अनुवाद किया। और इसी से प्रभावित होकर गांधी जी ने सर्वोदय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो सर्वोदय का सिद्धांत है। जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट, इस पुस्तक को गुजराती भाषा में अनुवाद किया गांधी जी ने, और इस पुस्तक से बहुत प्रभावित हुए। ठीक है, नेक्स्ट है हॉब्स और रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत की समानता है। शक्तियों के समर्पण व्यक्ति को दो समझौते, प्राकृतिक अवस्था का आदर्श बर्बर व्यक्ति, डी है समस्त शक्तियां व्यक्ति द्वारा संप्रभु को देना। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, समस्त शक्तियां व्यक्ति द्वारा संप्रभु को देना। हॉब्स और रूसो के सामाजिक समझौते में सिद्धांत की समानता है। तो जैसा कि लॉक है, लॉक ने दो समझौते किए जाने का विचार दिया है, जबकि हॉब्स और रूसो में एक ही समझौता होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने सभी प्राकृतिक अधिकारों को एक संप्रभुता संपन्न इकाई को क्या करता है, समर्पित कर देता है। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है, निम्न में से किसको विधि के शासन का लक्षण नहीं उल्लंघन कहा जाता है? सभी के लिए समान न्यायालय, प्रदत्त व्यवस्थापन, विधि की सर्वोच्चता, अधिकारों का संरक्षण। और सेवंथ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रदत्त व्यवस्थापन। यानी विधि के शासन के अंतर्गत व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता होती है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा कौन करता है? कानून। ठीक है, कानून द्वारा होती है, और सभी के लिए एक ही प्रकार की विधि और न्यायालय की क्या होती है, व्यवस्था होती है। और न्यायालय की जो है व्यवस्था होती है, और परंतु प्रदत्त व्यवस्थापन, ठीक है, प्रदत्त व्यवस्थापन विधि के शासन को क्या करता है, सीमित करती है ये। ठीक है, प्रदत्त व्यवस्थापन ये क्या करती है, ये सीमित करती है विधि के शासन को। ठीक है, विधि के शासन को। ठीक है, क्योंकि विधि के शासन का अर्थ होता है कि प्रशासन का प्रत्येक कार्य या तो सामान्य कानून अथवा संसदीय कानून द्वारा अधिकृत हो, किंतु प्रदत्त व्यवस्थापन की जो उक्त अवस्था के अंतर्गत प्रशासन द्वारा स्वयं निर्मित नियमों के अनुसार ही कार्य करता है। तो निम्न में से किसको विधि के शासन का लक्षण नहीं बल्कि उल्लंघन कहा जाता है? तो होगा प्रदत्त व्यवस्थापन। ठीक है, 8 क्वेश्चन है, ग्रेवियन अस्टीन का निष्कर्ष है कि भारत में जो संघवाद का प्रतिमान है वह है केंद्रीकृत संघवाद, सहकारी संघवाद, सौदेबाजी का संघवाद, या एकात्मक संघवाद। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सहकारी संघवाद। ठीक है, तो जैसा कि देखिए, व्यवहार में राज्यों की योजना संबंधी निर्णय होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा लिए जाते हैं, जो और जिसमें राज्यों की स्थिति केंद्रीय सरकार के एजेंट के एक तरीके से समान मानी जाती है।
क्योंकि ग्रेनविल अस्टिन, ठीक है, ग्रेनविल जो अस्टिन है वो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहता है, ठीक है। तो ग्रेनविल अस्टिन जो है वो क्या कहता है, सहकारी संघवाद वो कहता है, ठीक है। तो व्यवहार में राज्य की योजना संबंधी निर्णय जो होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ली जाते हैं, जिसमें राज्यों की स्थिति केंद्रीय सरकार के एजेंट के समान होती है, समतुल्य होती है। लेकिन इसीलिए ग्रीनविल अस्टिन भारतीय संघवाद को सहकारी जो है संघवाद कहा है, ठीक है। तो भारत में जो संघवाद का प्रतिमान है वह सहकारी संघवाद। 9 क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था का व्यवहार में कमजोर सत्ता और निर्बल नेतृत्व वाले प्रधानमंत्री को जन्म देने वाले कारण है। संसद की सर्वोच्चता, खंडमय दल व्यवस्था, राष्ट्रपति की शक्तियां या न्यायिक पुनरावलोकन। और 9th जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, खंडमय दल व्यवस्था। खंडमय दल व्यवस्था अस्थिरता को जन्म देती है, ठीक है। किसको जन्म देती है, अस्थिरता को। इसमें नेतृत्व का संकट जो है वो सदैव बना रहता है, जिससे देश अनिर्णय की भावना जो है, जिससे देश में अनिर्णय की भावना का विकास होता है। तो संसदीय व्यवस्था में कमजोर सत्ता, निर्बल नेतृत्व प्रधानमंत्री को जन्म देने का कारण है, क्योंकि हमेशा यह जो है व्यवस्थित खंड बटी होती है और दल व्यवस्था होती है, कई दलों में बटी होती है, और उसकी वजह से फिर एकता के सूत्र में नहीं बच पाते हैं और अस्थिरता का उससे जन्म होता है, क्योंकि वह स्थिर सरकार नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली का लक्षण जो अध्यक्षात्मक प्रणाली में नहीं है वह है कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र है। बी ऑप्शन है राष्ट्रपति विधानमंडल को भंग नहीं कर सकता है। सी ऑप्शन है सरकार का अध्यक्ष राज्य का अध्यक्ष होता है। और डी ऑप्शन है राज्य के अध्यक्ष के द्वारा सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, ठीक है। तो देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी कि राज्य के अध्यक्ष के द्वारा सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। संसदीय प्रणाली का जो अध्यात्मक प्रणाली में नहीं हुआ है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका शक्तियां जो होती हैं वो मंत्री परिषद के हाथों में रहती हैं, और यह कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद व्यवस्थापिका या उसके निचले सदन के प्रति, ठीक है, निचला सदन कौन सा होता है, लोकसभा, तो निचले सदन के प्रति क्या होती है, वो उत्तरदायी होते हैं। और राज्याध्यक्ष जो होता है वो नाम मात्र का शासक होता है, जबकि अध्यक्ष ही शासन प्रणाली का आधार शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत होता है। जैसे हमारे यहाँ क्या, राष्ट्रपति सिर्फ नाम के राजा हैं, नाम मात्र के शासक होते हैं, नाम मात्र के अध्यक्ष होते हैं। लेकिन जब अध्यक्षीय शासन प्रणाली का आधार शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत होता है, इसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका सभी एक दूसरे से पृथक एवं स्वतंत्र रहकर अपने कार्य करते हैं। और इस प्रकार संसदीय प्रणाली में राज्य के अध्यक्ष द्वारा सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, ठीक है। जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में सरकार का अध्यक्ष ही राज्य का अध्यक्ष होता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय संघवाद को जन्म देने वाला कारक जो राजनीतिक तो है किंतु संवैधानिक नहीं है, वह एक दलीय प्रमुख व्यवस्था, इकहरी नागरिकता, एकीकृत न्याय व्यवस्था या राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एक दलीय प्रमुख व्यवस्था। तो भारत में केंद्रीय संघवाद को जन्म देने का जो राजनीतिक है किंतु संवैधानिक नहीं, वह एक दलीय प्रमुख, यानी भारत में केंद्रीय संघवाद को जन्म देने वाला कारण जो एक दलीय प्रमुख व्यवस्था राजनीतिक है, किंतु अन्य जो 3 है, इकहरी नागरिकता, एकीकृत न्याय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये संवैधानिक होते हैं, ठीक है। यानी इकहरी नागरिकता, एकीकृत न्याय व्यवस्था और राष्ट्रपति जो राज्यपालों की नियुक्ति करता है, ये संवैधानिक होते हैं, लेकिन एक दलीय व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। 12 क्वेश्चन है, ऐसा लक्षण जो सूची प्रणाली का तो है किंतु एकल संकमंडली मत प्रणाली का नहीं है, वह यह अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली है। बी ऑप्शन है इस प्रणाली में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। सी है निर्वाचन अंक कोटा ज्ञात किया जाता है। और डी है मत दल को दिए जाते हैं, व्यक्तिगत उम्मीदवारों को नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो सूची और एकल संकमणि मत प्रणाली दोनों ही आनुपातिक प्रणाली के 2 स्वरूप होते हैं, ठीक है, 2 स्वरूप होते हैं। और इन दोनों का ही प्रयोग जो है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में किया जाता है, और दोनों में जीतने के लिए एक कोटा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। और दोनों में जीतने के लिए जैसा कि एक कोटा निर्धारित किया, सूची प्रणाली में देश के चुनाव व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि दलीय आधार पर होते हैं, किंतु एकल संकमणि जो मत होता है वो व्यक्तिगत उम्मीदवारों को
जो है वो दिए जाते हैं, एकल संख्मरणी प्रणाली जो होती है। राइट ऑप्शन, जैसा कि एक मत दल को दिए जाते हैं, व्यक्तिगत उम्मीदवारों को नहीं। ठीक है, जैसा कि ये सूची प्रणाली का लक्षण है कि तो एकल संख्मरणी प्रणाली का नहीं, एकल संख्मरणी में व्यक्तिगत उम्मीदवारों को जो है दिए जाते हैं मत। ठीक है, लक्षण जो दबाव समूह पर तो लागू होता है किंतु राजनीतिक दल पर नहीं, वह क्या है? निर्वाचन में अपने प्रत्याशी को खड़ा करना। ऑप्शन बी है संपूर्ण समाज के लिए हित साधना का उद्देश्य। सी है सदस्यता अनंत होती है। और डी है राजनीतिक प्रक्रिया का स्वयं भाग नहीं बनते। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, राजनीतिक प्रक्रिया का स्वयं भाग नहीं बनते हैं। तो दबाव समूह ऐच्छिक और गैर राजनीतिक संगठन होते हैं। ठीक है, एक गैर राजनीतिक संगठन होते हैं और इनका प्रत्यक्ष रूप से किसी भी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है, फिर भी वे अपने हितों की, ठीक है, हितों की जो पूर्ति है, ठीक है, हितों की पूर्ति के लिए किसी न किसी दल को अपना समर्थन क्या करते हैं, वो समर्थक जो है बना लेते हैं। और राजनीतिक दल दबाव समूह की अपेक्षा अधिक विस्तृत संगठन होता है, यानी दबाव समूह छोटा संगठन होता है, लेकिन राजनीतिक दल जैसा कि जो है विस्तृत समूह होता है, बड़ा संगठन होता है। और राजनीतिक दल निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन दबाव समूह जो होते हैं उन राजनीतिक वो जो है निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, राजनीतिक प्रक्रिया का स्वयं भाग नहीं बनते हैं दबाव समूह। 14 क्वेश्चन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग जिनके निर्वाचन के लिए किया जाता है वह है राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री, लोकसभा तथा राज्यसभा, राष्ट्रपति तथा संसद राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति तथा संसद उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा। ठीक है, और राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 14 क्वेश्चन का, और लोकसभा। ठीक है, तो जैसा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग, ठीक है, आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसका जो है प्रयोग क्या पूछा है कि जिनके निर्वाचन के लिए किया जाता है। ठीक है, जिनके निर्वाचन के लिए किया जाता है, तो यानी राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तथा संसद, यहाँ पे डबल राष्ट्रपति हो गया, तो राष्ट्रपति तथा संसद, लोकसभा तथा राज्यसभा, ठीक है, और उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा। और जैसा कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यानी लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था है और इसके लिए प्रत्येक राज्य को जनसंख्या के अनुपात में जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हो उनको क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, उनका विभाजन किया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा होता है राष्ट्रपति का चुनाव। और अनुच्छेद 54 जो है, ठीक है, अनुच्छेद जो 54 है उसके अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद, लोकसभा तथा राज्यसभा, ठीक है, तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछा था कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर जिनका निर्वाचन किया जाता है तो होता है उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा। तो देखिए इसमें जो राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन होता है तो उसमें संसद के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा, ठीक है, क्योंकि हमेशा पूछता है, राज्यसभा, ठीक है, और इसमें कौन शामिल होते हैं, लोकसभा और जो है राज्यसभा तथा विधानसभाओं के, ठीक है, विधान सभाओं के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, ठीक है, वो इसमें शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, तो यहाँ पे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग जिनके निर्वाचन किया जाता है और उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा की बात की गई है। और जैसा कि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो इस तरीके से होता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो पद्धति होती है तो उसके अनुसार एकल संख्मरणी तथा गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है तो संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनेगा, अर्थात उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है और राज्य विधानमंडल के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव
अप्रत्यक्ष रूप से होता है और राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक पद्धति के प्रतिनिधित्व जो है पद्धति के अनुसार एकल संख्यमणि मत के अनुसार किया जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें। चलिए 15 और लास्ट क्वेश्चन है कि सच्ची गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का जिनके द्वारा अनुसरण किया गया वे थे जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। तो जैसा कि जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में यथार्थ गुटनिरपेक्षता की बात की गई थी और मार्च 1977 में भारत में, ठीक है, भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार, ये चीज नोट करें, पहली गैर कांग्रेसी सरकार, तो अर्थात कौन? जनता पार्टी। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी जिसने गुटनिरपेक्षता को एक नया रूप देना चाहा था। तो सच्ची गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का जिनके अनुसरण किया गया था वे थे मोरारजी देसाई, जनता पार्टी से। ठीक है, और राइट ऑप्शन जैसा कि ऑप्शन बी हो जाएगा। और वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए, और कमेंट करेंगे तो मुझे ये लगेगा हाँ आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट है, तो इसलिए लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।